नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। कांग्रेस तीसरी लोकसभा चुनाव सूची का पर्दाफाश, परिचित चेहरे और महत्वपूर्ण अनदेखी। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले महत्वपूर्ण कदम में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तीसरी उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जो उसकी चुनावी रणनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण की निशानी है। सूची में अधीर रंजन चौधरी और प्रदीप भट्टाचार्य जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जो पार्टी के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों में अनुभवी नेताओं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य को जोड़ देते हैं। सूची में एक नोटवर्ती रुझान यह है कि राजवंशी और दल बदलों का प्रमुखता जोर है, जो कांग्रेस के निर्वाचनीय प्रोस्पेक्टस को मजबूत करने की रणनीति को दर्शाता है। यह कदम कुछ स्थानों पर आलोचना को आकर्षित कर सकता है, लेकिन यह पार्टी के गठजोड़ और निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन की व्यवहारिक दृष्टि को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के चौमुखनाथ मंदिर में मिले प्राचीन शिवलिंग और मंदिर के अवशेष 1वीं से 5वीं सदी के बीच का हो सकता है इतिहास। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में ASI की टीम द्वारा शुक्रवार सुबह से ही सर्वे हो गया है। धार भोजशाला में ASI के सर्वे ने खबरों की काफी सुर्खियां बटोरी है। हालांकि कुछ दिनों पहले प्रदेश के पन्ना जिले के चौमुखनाथ मंदिर में भी ASI की टीम ने सर्वे शुरू किया। पन्ना जिले को हीरों, झीलों और मंदिरों का जिला कहा जाता है। यहाँ सदियों पुराने मंदिर मौजूद हैं। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो अंदर दबे हुए हैं। ऐसे ही मंदिरों की खोज के लिए ASI द्वारा 4 मार्च 2024 से चौमुखनाथ मंदिर परिसर में 8 टीलों को चिन्हित कर सर्वे और खुदाई का काम शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार जिले के नचना कुठारा गांव में स्थित चौमुखनाथ मंदिर परिसर में मौजूद इन टीलों की 15 दिनों की खुदाई में ASI को सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष और शिवलिंग मिले हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि यह मंदिर मठ से निर्मित हो सकते हैं। खुदाई में मिले मंदिर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह मंदिर 1वीं से 5वीं सदी के बीच में हो सकता है। प्रदेश पर बढ़ा कर्ज का बोझ, एक बार फिर मोहन सरकार लेगी 5,000 करोड़ रुपए का लोन। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं आचार संहिता के बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक बार फिर लोन लेने जा रही है। प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेने वाली है। MP की मोहन यादव की सरकार RBI से 5,000 करोड़ रुपए का लोन 26 मार्च 2024 को लेने वाली है। इस लोन की राशि को 3 अलग अलग किस्तों में लिया जाएगा, जिसमें पहली लोन की राशि 2,000 करोड़ रुपए की 20 सालों की अवधि के लिए, दूसरी लोन की राशि 2,000 करोड़ रुपए 21 साल की अवधि के लिए और तीसरी लोन की राशि 1,000 करोड़ रुपए 22 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। वहीं इस लोन की राशि पर साल में 2 बार सरकार की तरफ से ब्याज भी दिया जाएगा। संस्कृत के पेपर में खोल दिया विज्ञान का पैकेट, शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से शिक्षकों की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसे पचा पाना बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ एक स्कूल के शिक्षकों ने संस्कृत के पेपर की जगह विज्ञान के पेपर का पैकेट खोल दिया। बताइए कितनी बड़ी लापरवाही कर गए मास्टर साहब। अगर थोड़ी भी सावधानी बरती जाती तो इस तरह की घटना नहीं होती। इस जिले के पाली विकासखंड सलेया हाई स्कूल में संचालित राज्य ओपन बोर्ड के 9वीं की परीक्षा में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये घटना बुधवार की है। 9वीं की कक्षा में संस्कृत पेपर का विषय होना था, लेकिन शिक्षकों ने विज्ञान विषय का पेपर का पैकेट खोल दिया। जैसे ही उन्हें इस गलती का एहसास हुआ, तुरंत पेपर को पैक कर कक्षा में संस्कृत विषय का दूसरा पैकेट खोलकर परीक्षा करवाई गई। इस बीच कुछ शिक्षकों ने मौके का फायदा उठाकर पेपर की फोटो लेकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी। पेपर लीक होने की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में जाँच टीम भेजकर वास्तविकता की जाँच कराई गई। जाँच में पाया गया कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग हुई थी। लिहाजा जिले के कलेक्टर धीरेन्द्र कुमार जैन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए केंद्राध्यक्ष सहित 3 दोषी शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा घटनाक्रम से राज्य ओपन बोर्ड को अवगत करा दिया गया है। 9वीं 11वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य जारी, जानिए कब जारी होंगे नतीजे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 23 मार्च को 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी और कॉपियों के मूल्यांकन का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में संभावना है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। चूँकि परीक्षा के पहले लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा परीक्षा और मूल्यांकन को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी स्कूलों को 28 मार्च तक कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर 1 अप्रैल को नतीजे जारी करने होंगे। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में पूरा हुआ ईवीएम का फर्स्ट रेंडमाइजेशन प्रोसेस, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनावी सभा और रैलियों के आयोजन संबोधन में लगी हुई है, वहीं भारत निर्वाचन आयोग भी प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने अब तक राज्य के 34 जिलों में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फर्स्ट रेंडमाइजेशन प्रोसेस को पूरा कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दी है। पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के 34 जिलों में ईवीएम के फर्स्ट रैंडमाइजेशन प्रोसेस को गुरुवार के दिन पूरा कर लिया गया है। रिलायंस फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश को जल समृद्ध कृषि समुदाय बनाने में किया सहयोग, किसानों को मिला लाभ। मध्य प्रदेश के कृषि समुदायों में जल प्रबंधन और शासन सुविधा प्रदान करने में रिलायंस फाउंडेशन ने सहायता की है। अब तक 7 जिलों में समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने में और जलवायु प्रतिरोध में सुधार हुआ है। 2011 से शुरू हुई रिलायंस फाउंडेशन के वाटर इंटरवेंशन कार्यक्रम ने राज्य में जल संचयन क्षमता को लगभग 400 लाख क्यूबिक मीटर और 770 गाँव में पेयजल पहुँचाने की सुविधा में सुधार किया है। हर गाँव में रिलायंस फाउंडेशन ने समुदायों को एक सामान्य संसाधन प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया और इसमें जल प्रबंधन शामिल करने के लिए कहा। फिर वाटर हार्वेस्टिंग इंटरवेंशन और समुदाय की भूमि विकास योजना बनाई गई। दिग्विजय सिंह बोले, ईवीएम में गड़बड़ी करने वालों को फांसी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम में गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि इस गड़बड़ी में शामिल लोगों को देशद्रोह में फांसी दी जाएगी। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने शुक्रवार को कहा कि ईवीएम में हेराफेरी करने वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वे लोग एक दिन पकड़े जाएंगे। हम लोग इसके काफी नजदीक पहुंच गए हैं। जिस दिन ये पकड़े जाएंगे उस दिन इन्हें देशद्रोह में फांसी दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम में गड़बड़ी, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने और भोजशाला के सर्वे कराए जाने जैसे मामलों पर भाजपा तथा केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ का आरोप, बीजेपी विपक्ष को खत्म करने पर तुली, लोकतंत्र की रक्षा की अपील। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सत्ताधारी दल अनैतिक हथकंडों के जरिए विपक्षी दलों को समाप्त करना चाहता है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों की एकता की इस समय जितनी आवश्यकता है उतनी जरूरत पिछले 75 साल में शायद ही पहले कभी रही होगी। वर्तमान सत्ताधारी दल के इरादे एकदम स्पष्ट है। आम चुनाव से पहले वह निष्पक्ष से लड़ना नहीं बल्कि विपक्ष को अनैतिक हथकंडे अपनाकर समाप्त कर देना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराना, धमकाना, तोड़ना, गिरफ्तार करना और जेल भेजना इसी कुचक्र का हिस्सा है। यह जो दमन चक्र चलाया जा रहा है उसका सिर्फ एक मकसद है कि भारत की आजादी के बाद जो सत्ता जनता के हाथों में दी गई थी उसे जनता के हाथ से छीनकर तानाशाही के हाथ में दे देना है। इसलिए भारत के जागरूक नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता से निभानी है, मौका परास्तों का पहचानना है और जनता की सेवा करने वालों के साथ खड़े रहना है। हम सब मिलकर अपने लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और इसे मजबूत बनाएंगे। जानिए, अरविंद केजरीवाल मामले में सीएम मोहन यादव ने क्यों दिया लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण, कही ये बात। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी का उदाहरण देते हुए केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब एक डायरी में देश के पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी का झूठा ही नाम सामने आ गया था, तब उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देकर पूरे मामले की जांच करवाई। इसके बाद फिर चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री रहते जेल जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें पद का इतना मोह नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब लाल बहादुर शास्त्री से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक ने छोटे से मामले में भी उंगली उठाने पर सभी पदों से इस्तीफा देकर पूरे मामले की जाँच करवाई। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि यह जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व है कि उन्हें आरोप लगने पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद जब तक जांच पूर्ण नहीं होती है तब तक उन्हें किसी भी प्रकार के दायित्व पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब लगता है जहां मस्जिद है वो सभी मंदिर हैं। पहले दिन का सर्वे खत्म होने के बाद काजी का बड़ा बयान।
मध्य प्रदेश के धार जिले से इस वक्त भोजशाला सर्वे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मथुरा काशी के साथ अब मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर पर शुक्रवार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 5 सदस्यीय टीम द्वारा सर्वे शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की एक सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका भी लगा है। कोर्ट ने भोजशाला में शुरू हुए सर्वे को रोकने की याचिका को खारिज कर दी है। धार भोजशाला के सर्वे को लेकर शहर काजी वकार सादिक सामने आकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने हमें सूचना नहीं दी, यह अपने आप में बड़ा शंका पैदा करता है। काजी साहब ने आगे कहा कि यहाँ कब्रिस्तान है, 50 मीटर के दायरे में खुदाई नहीं हो सकती है। मीडिया ने इसे बोल बोल कर भोजशाला बना दिया। काजी ने कहा, मुझे अब लगता है जहाँ मस्जिद है वो सभी मंदिर हैं। एएसआई ने भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया। अधिकारी ने कहा, पूजा नमाज प्रथा के अनुसार जारी रहेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक दल ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले में स्थित विवादास्पद भोजशाला कमाल मोला मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया। एएसआई के दल में 10 से अधिक सदस्य शामिल हैं। एएसआई का यह दल सुबह परिसर में पहुंची। इस दल के साथ स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक आशीष गोयल एएसआई के दल के साथ मौजूद थे। गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि एएसआई दल ने दोपहर तक काम किया और फिर परिसर से चला गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस स्थल को उपासना स्थल मानते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या मुसलमानों को स्थल पर उपासना करने की अनुमति दी जाएगी, धार के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज प्रथा के अनुसार आयोजित की जाएगी। एसपी ने कहा कि वह इस मामले पर एएसआई अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और आस्था से जुड़ी गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।